हाय एवरीबॉडी। आज जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो संडे को जो है एनसीईआरटी की बुक लाया था, स्टार्ट कर रहा था, जो कि बीपीएससी या फिर आईएएस यूपीएससी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी की बुक पढ़ना। तो लेकिन देखिए, चूँकि उस दिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है मैं रविवार को अब ये एनसीईआरटी की बुक से संबंधित जो भी जानकारी है वो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। अब मैं इसको जो है रविवार के जगह शनिवार को जो है प्रत्येक शनिवार को एनसीईआरटी की बुक आपके सामने प्रस्तुत होगी और मैं उसी से संबंधित सारी जानकारी जो है टॉपिक वाइज बिंदुवार जो है जो उसको मैं डील करते जाऊंगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में जो हम लोगों ने देखा था कि ये देखा था कि एनसीईआरटी की जो बुक थी उसमें कहा गया था कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे, अतीत की जानकारी कैसे पता लगा सकते हैं, अतीत के लोग किस प्रकार का जीवन यापन करते थे, ये सब हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। और साथ ही जानकारी लगा था कि लोग कहाँ रहते थे, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह वो क्यों गए, एक जगह से दूसरे जगह किस लिए बस गए जाके, ये सब की जानकारी हम लोगों ने हासिल हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कि हम लोग किसके माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अतीत के बारे में। तो किसके बारे में जानते हैं, अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है, मैं टॉपिक लिख रहा हूं आज के, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पिछले बार बताया कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके कुछ ना स्रोत हैं, साधन है। देखिए, हर चीज के लिए हमको साधन की जरूरत होती है। इसी प्रकार से यहाँ भी इतिहास में अगर हमको पुख्ता सबूत चाहिए, पुख्ता जानकारी चाहिए इतिहास के बारे में, तो आपको स्रोत साधन का होना बहुत ही जरूरी होता है। और ये स्रोत और साधन किस रूप में अतीत में पाया जाता था, और उसी अतीत की जानकारी को जो पुरातत्वविद होते हैं ना, वो खोज के निकालते हैं, और खोज के निकालने के बाद जो है वर्तमान में जितने भी लोग हैं उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुत करने के बाद हम लोगों के पास जानकारी आ पाती है। तो स्टार्ट में हम लोग लिखते हैं एक पांडुलिपि के बारे में। अगर आपको अतीत के बारे में जानकारी लेनी है तो देखिए, ये जो पांडुलिपि है, इस पांडुलिपि के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये पांडुलिपि होता है क्या? देखिए, पांडुलिपि जो होता है वो हाथ से लिखी हुई होती है, और ये जो, अगर इसका हम अंग्रेजी लेते हैं तो अंग्रेजी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। देखिए इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। और जो है ये शब्द मेनू से निकला हुआ है, शब्द मेनू से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। अब देखिए, ये जो शब्द है, ये शब्द लैटिन शब्द है, ये शब्द लैटिन। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट जो है पांडुलिपि का अंग्रेजी में बोला जा सकता है। इसी में से लैटिन शब्द मेन्यू है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। तो हाथ से जो लिखे हुए होते थे उसमें से पांडुलिपि कहते हैं। अब देखिए, पांडुलिपि जो हम लोगों को प्राप्त हुई है, पांडुलिपि जो प्राप्त हुई है दो तरह से प्राप्त हुई है। अभी जो साक्ष्य के रूप में देखा जाता है, एक भूर्ज नामक पत्र में, और एक हुआ था तार का पत्ता। देखिए, तार का पत्ता। तो देखिए, ये दोनों में अधिकतर पाया गया है। किस तरह से? देखिए, अब तार के पत्ते को क्या करते थे, तार के पत्ते को काट लेते थे, उसको जोड़ के जो है उस पर लिखने का काम करते थे। तो ये जो पांडुलिपियां होती थी, तार के पत्तों पे लिखा जाता था, या फिर भूर्ज नामक जो है एक हम लोग कह सकते हैं, इसमें भूर्ज पेड़ की छाल होता था। इसी भूर्ज नामक पेड़ का जो छाल है ना, इस छाल पे क्या होता था, लिखने का काम किया जाता था। बनी ऐसी ही पांडुलिपि को देखो, ये सब क्या होता है कि ये और ये इस प्रकार की पांडुलिपियां मिली हुई है।
इतिहास में, अतीत में जो था ये सब इस प्रकार की होती थी। और देखिए बहुत सारे क्या होते हैं, चूंकि ये पत्ता का बनता था, पांडुलिपि पत्तों पे लिखा जाता था, तो लिखने के कारण बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े के कारण जो ये नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब बर्बाद होने के कारण जो है काफी कम मात्रा में मिली हुई है, जितनी भी मिली हुई है उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे ढंग से जो है निकाल के उसको क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं पुरातत्वविदों के द्वारा। तो ये जो है जैसे ही हमको पांडुलिपि वगैरह मिलती है तो इसमें कहता है कि इससे यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के राजनीतिक के बारे में, यहाँ के सामाजिक के बारे में हमको पता चलता है। तो पांडुलिपि एक प्रकार का हमारा साधन है, स्रोत है। इस स्रोत के माध्यम से हम लोग अतीत के बारे में आराम से जान सकते हैं, कहीं कोई कठिनाई की बातें भी नहीं होगी। अब यहाँ पे राजा का जीवन कैसा होगा, नहीं होगा, इन सारे चीज़ों का बात जो है यहाँ पे बताया जाता है इस पुस्तकों में। यानी कि औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, कविता के बारे में, नाटक के बारे में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग जो खास करके जो लिखते थे पहले, जैसे आज जो हम लोग लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार का नहीं होता था। इनकी भाषा जो होती थी वो प्राकृतिक भाषा होती थी, प्राकृतिक के रूप में ये लोग लिखा करते थे ताड़ पत्तों पे। तो नेक्स्ट देखिए, पांडुलिपि हम लोग का क्या हो गया, एक प्रकार का साधन हो गया। इस साधन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं, एक पॉइंट है अभिलेख। अभिलेख देखिए, अभिलेख के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए अभिलेख जो होता है, अभिलेख आखिर कहते किसको है, तो अभिलेख कहते हैं वैसा ठोस पदार्थ होता है जिसपे उत्कीर्ण की जाती है, लिखी नहीं जाती, उत्कीर्ण की जाती थी। तो अभिलेख होता था या फिर पत्थर होता था या फिर धातु के बने बर्तन, धातु के बने बर्तन पे क्या किया जाता था, उत्कीर्ण की जाती थी, लिखी जाती थी। और इस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिखी हुई रहती थी इसमें। और तत्कालीन जो राजनीतिक घटनाएं होती थी उसके बारे में हमको जानकारी प्रदान की जाती है। और देखिए चूंकि ये पत्थर पे होता था, धातु के बने बर्तनों पे होता था, कहीं कहीं देखा गया कि मिट्टी के बर्तनों पे भी लिखी हुई होती थी। तो यानी कि ये एक प्रकार का ठोस वस्तु पे लिखा होता था अभिलेख। इस ठोस वस्तु पे लिखे होने के कारण क्या होता है कि इतिहास में ये मिटता कम है। जैसे इसमें क्या होता था, पांडुलिपि में वो नष्ट हो जाता था, कीड़े मकोड़े खा लेते थे, लेकिन अभिलेख में ऐसी बातें नहीं होती थी। अभिलेख को कीड़ा मकोड़ा खा नहीं सकता था क्योंकि ये पत्थर की बनी हुई होती थी। ये काफी लंबे समय तक होता था। काफी पुरातत्वविदों को ये भी प्राप्त हुआ है, क्या चीज, तो अभिलेख प्राप्त होता है। यानी कि ये जो उत्कीर्ण किया हुआ मिलता है और लोग इसको देख सके, पढ़ सके, इसलिए इस पे अच्छे तरीके से लिखा होता था। अब शासक क्या करते थे, अभिलेख में अपने जो लड़ाई करते थे, जो भी इन्होंने जो भी उपलब्धियां प्राप्त ये करते थे, सारा का सारा जो है ये अभिलेख में लिखवा देते थे। और चूंकि ये काफी वर्षों वर्ष लग जाते थे, जमीन के नीचे ये रहते थे, तो अभी अगर निकालते हैं तो ये अतीत के बारे में हमको जानकारी प्राप्त ये आराम से हमको करा देता है। और खास करके पुरातत्वविद को अगर लिया जाए बातें, तो पुरातत्वविद क्या करते थे, इसको एक ठोस आधार मानते थे अभिलेख को, और इससे वो सारी के सारी जानकारियां हमको दिलाने का प्रयास करते थे। किसमें, अभिलेख के माध्यम से। तो अभिलेख के माध्यम में एक और उदाहरण बताना चाहता हूं अभी आपको मैं बता देता हूं कि ये किस प्रकार से काम करता है। सभी के घर में, आप लोग जहां भी रह रहे हो, आप देखिएगा कि रोड, नाला, ये सब बनाया जाता है नेताओं के द्वारा जो बनाया जाता है। तो वहां पे वो क्या करता है कि क्या करता है, पत्थर में उत्कीर्ण करवाता है, लिखवाता है कि इस विधायक ने या फिर इस सांसद ने क्या किया है, इस रोड का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है, उसमें कितना राशि खर्च हुआ है, कहां से कहां तक रोड बनानी है। ये सारा आप लोग देखिएगा वो पत्थरों पे ही वो लिखवा के वहां पे चिपका देते हैं, साड़ देते हैं। क्यों, ताकि वो मिटे नहीं, हटे नहीं। और भविष्य में अगर धरती के नीचे भी चला जाता है तो फिर बाद में उसको हम क्या कर सकते हैं, खोद के निकाल के देख सकते हैं कि किसने क्या क्या काम किया, उसमें ईस्वी वगैरह सारा कुछ रहता है। तो जान जाएंगे कि फलना ने जो है क्या किया था, ऐसा रोड बनवाया था यहाँ पे। तो ये जो होता है ना, अभिलेख भी जस्ट उसी प्रकार की होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अभिलेख के माध्यम से और पांडुलिपि के माध्यम से हम लोग अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो कि काम करते हैं। अब देखिए इन सबों को, खास करके अभिलेख को खोजने का काम क्या होता है, पुरातत्वविद के द्वारा। एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, पुरातत्वविद किसको कहते हैं।
पुरातत्वविद। देखिए ये जो पुरातत्वविद होते हैं इनका काम होता है कि पूरा तत्व, पुराना तत्व, जो पुरानी जो वस्तुएं होती है वो धरती के नीचे पाई जाती है और धरती के नीचे पाने के क्रम में जो है ये क्या करती है, आराम से इसको खुदाई करती है और हमारे समक्ष लाने का काम करती है। तो पुरातत्वविद ये बहुत सारे चीज़ों में ये अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं इसमें इन्होंने हड्डी बोलता है, हड्डियों के माध्यम से, पकी हुई ईंटों के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से, औजारों के माध्यम से, बर्तनों के माध्यम से, आभूषणों के माध्यम से, इन सबों के चीज़ों के लिए ये लोग स्रोत का काम करते हैं। तो अतीत या अब देखिए नेक्स्ट जो है मैं बताना चाहता हूँ, एक और पॉइंट मैं बताऊंगा, तिथियों का मतलब। तिथि जो होता है, तिथि मस्ट है, तिथि की जानकारी यानी कि डेट। ये जो डेट होता है ना, डेट भी देखिए किस प्रकार से काम करता है। अभी जो हम लोग बोलते हैं डेट को किस किस नाम से जाना जाता है इसको देख लीजिए। डेट का मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी में जो बीसी होता है, बीसी, अंग्रेजी में बीसी, अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईस्वी पूर्व, ऐसा होता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, और ये तो ईस्वी पूर्व है। अंग्रेजी में देखिए बीसी और मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में हो गया ईस्वी पूर्व। और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कभी कभी तिथियों के पहले हम लोग क्या देखते हैं, एडी लिखा हुआ होता है, एडी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी लिखा हुआ होता है। और हिंदी में अगर लिखा हुआ तो उसमें ईस्वी लिखा रहता है, क्योंकि वो बाद में लिखा हुआ रहता है। तो हिंदी में अगर बाद में लिखा रहता है एडी, एडी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एडी 2000, 3000 जो भी लिखिए, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2000 ईस्वी लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बिफोर क्राइस्ट जो बात होती है वो क्राइस्ट के यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म से लिया जाता है। तो ईसा मसीह के पहले जो है उसको क्या बोलता है, बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, मतलब ईसा मसीह के पहले की ईस्वी पूर्व बोला जाता है। और एडी, एडोडोमिनी मतलब ये हो गया ईसा मसीह के बाद का। तो एडोडोमिनी में ईस्वी लिखा जाता है और बिफोर क्राइस्ट में बीसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान में कभी कभी अभी जो हम लोग कहते हैं एडी के जगह सीई का भी प्रयोग करने लगे। वर्तमान में मैं बताता हूँ, वर्तमान में कहीं कहीं आपको दिखने के लिए मिलेगा एडी के जगह सीई देखने के लिए मिलेगा, एडी के जगह सीई देखने के लिए मिलेगा, और बीसी के जगह बीसीई देखने के लिए मिलेगा, बीसी के जगह बीसीई देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अब इसको कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा लोग कहने लगे हैं। तो अभी जो है क्या होता है कि समय बदलते जाता है, तो इन लोगों ने क्या किया है, कैलेंडर में भी इस प्रकार का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो अब बताइए तिथि की जानकारी जो होती है इस प्रकार से बताई जाती है। देखिए एक चीज में और एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां से जो होता है, देखिए मान के चलिए ये जो बिंदु है यहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ईसा मसीह का जन्म हुआ। चूंकि ये क्या आता है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक इसे ही कहा जाता है, ईसा मसीह को ही ईसाई धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। इसके जन्म को एक मान लिया जाता है, इसके बाद इसकी जन्म के बाद जितना भी होता है उसके इधर ईस्वी लिखा जाता है और इसके इधर क्या लिखा जाता है, ईस्वी पूर्व लिखा जाता है। यानी ईसा मसीह से इतने वर्ष पुराना ये रहा होगा। तो आज जो है ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और मैं नेक्स्ट जो है इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं पहला चैप्टर से, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपके पास लाऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट कीजिएगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि 6 लेवल का क्लास 6 के से संबंधित NCERT की जो भी बुकें हैं वो सारा मैं आपको क्या कर सकूँ, सही सलामत और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँ। तो ये मुझे कब पता चलेगा, जब उधर से कॉमेंट आएगा। तो कमेंट के अनुसार से मैं अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करूंगा। चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।